नमस्ते भारत बीपीएससी टीचर 3.2 और 4.0 का एग्ज़ाम, साथ ही साथ और भी जो वनडे एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को देखते हुए हमने जीके जीएस के इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ना शुरू किया है। हम जो यह बुक कंप्लीट कर रहे हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन तो करता ही है, साथ ही साथ एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी की किताबें हैं उन किताब के जो भी चैप्टर हैं उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को भी यह बुक कवर करता है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में यह काफ़ी आपके लिए जो है मददगार साबित होगा। क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे हैं, हम रिलेटेड क्वेश्चन के फुल चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक भी जो है कंप्लीट होता चल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर जो है 156 तक कवर कर लिया है। आज हम जो है 157 से पढ़ेंगे। 157 नंबर क्वेश्चन किससे पूछा हुआ है? तो ये मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मूल कर्तव्य है, उसको किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन का ईयर भी आप याद रखेंगे। कब हुआ है 42वां संविधान संशोधन? तो 1976 में हुआ है। और इसी संशोधन के माध्यम से कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई। तो संविधान में कहाँ जगह दी गई है? तो मूल कर्तव्य कहाँ है भारतीय संविधान के? तो भाग 4A में मूल कर्तव्य है। भाग 4 में जहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वहीं 4 के A में जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वहीं इसका अनुच्छेद क्या रखा गया? तो इसका जो है अनुच्छेद आर्टिकल जो है 51 का क, जहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है, वहीं 51 के क में जो है मूल कर्तव्य को स्थान दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट जो है मूल कर्तव्य के बारे में है। एक पॉइंट को आप और याद रखेंगे कि 10 मूल कर्तव्य तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1976 के माध्यम से, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य यानी एक और मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है तो उसका संवैधानिक संशोधन क्या है? तो उसका संवैधानिक संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह से कुल वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है संविधान में? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11 मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जगह दी गई है। लेकिन इस 11 मूल कर्तव्य को भी जो है एक नज़र देख लेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपको एक नज़र जो है पता होना चाहिए। तो मूल कर्तव्य जो है, पहला मूल कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और जो भी संविधान के आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका वो जो है आदर करे। दूसरा मूल कर्तव्य क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श हैं उनको हम अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा क्या है? देश की रक्षा करे, यानी ज़रूरत पड़ने पर जो है आपको सैन्य सेवाओं में भी आपको अपनी सेवा देनी पड़ सकती है, तो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। पांचवा मूल कर्तव्य क्या है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा मूल कर्तव्य क्या है कि हमारी जो भी सांस्कृतिक संस्कृति है उस संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का हम विकास करें, यानी हम वैज्ञानिक दृष्टि से खेती बाड़ी या जो भी काम है वैज्ञानिक तरीके से करें। नौवां क्या है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे ट्रेन हो गया या फिर सड़क हो गया, तो इन सब का जो है उसको सुरक्षित रखने का हम काम करें। 10वां क्या है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में जो है अपने आप को जो है हम हमेशा ऊंचा बढ़ाने का प्रयास करते रहें।
तो ये 10 मूल कर्तव्य किससे जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से। वहीं हमने 11वां मूल कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है, वो क्या है? तो माता पिता ये जो भी संरक्षक है उनके द्वारा 6 से 14 वर्ष, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वैसे बच्चों के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करने की बात जो है ये की गई है 11वां मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो इसमें जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें तो मूल कर्तव्य को हमने पढ़ ही लिया। इस 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में और कुछ भी महत्वपूर्ण काम किए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो इस 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है प्रस्तावना, हमारा भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। ये हम बार बार पढ़ते हैं ताकि चीज़ें हमें याद होती रहें। 3 नए शब्द क्या क्या जोड़े गए हैं? तो एक समाजवाद, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया है। दूसरा जो है शब्द क्या जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। और तीसरा शब्द जो क्या जोड़ा गया है? तीसरा शब्द है अखंडता। तो ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। एक काम और क्या किया गया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है 3 नए DPSP को जोड़ा गया है। 3 नए DPSP को जोड़ा गया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के जो नीति निर्देशक है। 3 नए DPSP को जोड़ा गया है। 3 नए DPSP क्या थे? तो एक तो आर्टिकल आपका है 39 का क, एक है आर्टिकल 39 का क जिसमें कि निःशुल्क विधिक सहायता जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको प्रदान करना। दूसरा था आर्टिकल जो है 43 का क। 43 का क क्या था कि उद्योगों के संबंध में वर्कर्स की, कामगारों की क्या भूमिका होगी, उस भूमिका को अधिक से अधिक सुनिश्चित करना। और तीसरा जो था आर्टिकल 48 का जोड़ा गया, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान इसमें किया गया था। तो इस तरह से 3 नए DPSP जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए। इसी संशोधन के माध्यम से एक काम और किया गया कि 5 विषय जो कि राज्य सूची के विषय थे उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जो उसको किस में डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में। तो 5 विषय पूछ लेता है कि वो 5 विषय कौन है जिसको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो एक विषय है आपका शिक्षा, एक है शिक्षा, दूसरा है वन, और तीसरा है वन्य जीव एवं जो भी वन्य प्राणी हैं उनका संरक्षण, तो वन्य जीव एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। चौथा है आपका न्याय प्रशासन, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उससे रिलेटेड कुछ जो है प्रोविज़न किया गया, तो न्याय प्रशासन। और 5वां है नाप तौल, मेजरमेंट, नाप तौल। तो ये 5 विषय जो थे पहले राज्य सूची के विषय थे उसको किसमें डाल दिया गया? तो समवर्ती सूची में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वहीं इस 44वें संविधान संशोधन जो कि कब किया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसके माध्यम से क्या किया गया है? तो इसके माध्यम से जो है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में आपातकाल लगाने का 3 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो वहाँ पर जो है पहले सशस्त्र विद्रोह जैसा शब्द नहीं था, तो सशस्त्र विद्रोह इसी संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया। पहले शब्द क्या था? आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति के जगह पर जो है सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन रहता है। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो है सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। पहले शब्द क्या था? पहले आपातकाल लगाने का एक आधार आंतरिक अशांति था, इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। तो इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ऐसा किया गया। इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक काम और किया गया, जो मूल अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट नंबर जो है 19 यानी आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार था, इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। उसमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था, जिसको इस संपत्ति के अधिकार को ही इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकार की श्रेणी से, इस मौलिक अधिकार की श्रेणी से, फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा करके इसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में रहता है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 52वां संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन रहता है कि 52वां संविधान संशोधन सबसे पहले तो कब किया गया है? तो ये जो है कब किया गया है? 1985 में किया गया है। तो इस 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है वर्तमान में? 12 अनुसूची, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 ही थी। तो ये 10वीं अनुसूची जो है इसी 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में है क्या? तो दल बदल, यानी कि जो भी सांसद हैं और जो भी विधायक हैं, अगर वो दल बदल करते हैं तो इस दल बदल के आधार पर जो है उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कुछ इसमें शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में है क्या? तो दल बदल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी? पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी? तो एम.बी. हनीफा के द्वारा जो है पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है डिज़ाइन की गई थी। तो अभी चुनाव का समय चल रहा है, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो हम थोड़ा सा ईवीएम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो चुनाव की व्यवस्था है उसमें जो वोटिंग सिस्टम है ईवीएम और वीवीपैट के द्वारा ही जो है कराया जाता है। तो ईवीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वहीं वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये दोनों का आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। और वर्तमान में जो ईवीएम का कौन सा मॉड्यूल जो है अपनाया जा रहा है? तो वर्तमान में ईवीएम का जो है M3 मॉडल जो है अपनाया जा रहा है। एक बार बीपीएससी ने जो है मॉडल पूछ लिया था कि ईवीएम का कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है। ऑप्शन में M1, M2, M3 था। तो M3 मॉडल जो है वर्तमान में अपनाया जा रहा है। ईवीएम और वीवीपैट का M3 मॉडल यूज किया जा रहा है। और भारत में पहली बार ईवीएम का यूज जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज कहाँ किया गया था? तो केरल में किया गया था। केरल में फर्स्ट टाइम जो है ईवीएम का यूज किया गया था। वहीं जो है अखिल भारतीय स्तर पर, यानी कि पूरे देश के स्तर पर जो है ईवीएम का यूज कब से माना जाता है? 2000 के बाद से जो है माना जाता है। 2000 के बाद से माना जाता है। 2000 ईवीएम के बारे में एक पॉइंट आप और याद रखेंगे कि ईवीएम में 3 सिस्टम होता है। ईवीएम में जो है 3 प्रकार का सिस्टम होता है। एक होता है बैलेट यूनिट, एक होता है क्या? बैलेट यूनिट मतपत्र, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU, और तीसरा होता है यही वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये 3 सिस्टम जो है से काम करता है, ईवीएम काम करता है। इस ईवीएम को बनाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बंगलौर में स्थित है, और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो इन दोनों के द्वारा जो है ईवीएम को बनाने का काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी संस्था संविधानेतर है? यहाँ संविधानेतर से आशय क्या है कि जो संविधान में जिसका वर्णन नहीं है, संविधान से इतर है, संविधान के बाहर है, तो ऐसी संस्था कौन सी है? तो नीति आयोग है। क्योंकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद भाग अनुसूची में जो है नीति आयोग का वर्णन नहीं है, बल्कि जो है इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, और योजना आयोग की भी स्थापना जो है एक कार्यकारी आदेश के तहत की गई थी। तो इसलिए नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है, न कि संवैधानिक संस्था है। वहीं और जो ऑप्शन है, तो लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में जो वर्णन जो है आर्टिकल 312 से लेकर के 312 से 315 तक लोक सेवा आयोग, जिसमें कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग का जो है वर्णन किया गया है। बीपीएससी, जेपीएससी, जो भी स्टेट पीसीएस है, उन सभी का वर्णन जो है आर्टिकल 312 से 315 तक किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 से 315 तक। तो इसीलिए लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है? संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है?
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। वहीं निर्वाचन आयोग भी क्या है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का वर्णन भी कहाँ है, तो आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन है, तो ये भी जो है संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग का वर्णन कहाँ है, तो वित्त आयोग का वर्णन जो है आर्टिकल 280 में है, तो ये भी कैसी संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका वर्णन है। संविधानेतर सिर्फ जो है नीति आयोग है, इसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो हम कुछ जो है संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता है ऑप्शन में, इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि कौन संविधानेतर संस्था है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि कौन संवैधानिक संस्था है या कौन गैर संवैधानिक संस्था या संविधानेतर संस्था है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संवैधानिक संस्था कौन कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है, आप कुछ नाम याद रखिएगा। तो एक तो आप यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। फिर आपका है कैग, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। और फिर आप याद रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएससी, नेशनल कमीशन ऑफ जो है शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी, नेशनल कमीशन ऑफ जो है शेड्यूल कास्ट, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, और जो है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जो है पिछड़ा वर्ग आयोग। इस सभी का संविधान में वर्णन है। इसका संविधान के अनुच्छेद जो है 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आर्टिकल 338A में, वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है 338B में। तो इस तरह से जो है इन सभी का संविधान में जिक्र है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। यहाँ पे कुछ जो है पता नहीं चल रहा है, आप थोड़ा मेरी जो है आवाज़ पर भी ध्यान रखेंगे तो आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वहीं आप कुछ गैर संवैधानिक संस्था का नाम याद रखेंगे। तो गैर संवैधानिक संस्था या संविधानेतर संस्था या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप जो भी कहें। तो गैर संवैधानिक संस्था कौन कौन सी है, तो एक तो आपका हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसी संस्था है, तो एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसे बस एक अधिनियम के माध्यम से 1993 के अधिनियम के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था। तो इस तरह से एक सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि संवैधानिक संस्था है। और वहीं जो है सीबीआई भी कैसी संस्था है, तो ये भी जो है गैर संवैधानिक संस्था है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे आप हिंदी में कहेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो ये भी गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग जो D नंबर ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये भी गैर संवैधानिक संस्था या संविधानेतर संस्था जो आप कहिए। तो इस तरह से जो है कुछ गैर संवैधानिक संस्था जो कि NHRC, CBI, CVC, नीति आयोग और साथ ही साथ संवैधानिक संस्था को हमने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है, तो कुछ राज्यों से संघ के अनुदान के लिए जो है वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है, जिसका वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 280 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। तो ये वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है। तो आर्टिकल 275 के तहत जो है यही वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि कुछ राज्यों को जो है संघ से, केंद्र से अनुदान की व्यवस्था की जाए, प्रावधान किया जाए। तो ये कहाँ कहा गया है, तो आर्टिकल 275 में कहा गया है, अनुच्छेद 275 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीटें प्राप्त करनी चाहिए। तो एक तो सत्ता पक्ष होता है जिसकी सरकार होती है, दूसरा विपक्षी दल होता है जो कि एक लोकतंत्र में जो है आवश्यक है। तो ये विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी कुछ सीटें जो हैं जीतनी पड़ती हैं। तो यदि उस सभा का जितना स्ट्रेंथ है, जैसे लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 552 है,
तो 552 का अगर हम 1/10 करें, 1/10 करें यानी कि 55 सीट अगर जो है विपक्षी दल ने जो है जीत लिया हो तो जो है विपक्षी दल का वो दर्जा प्राप्त करने के लिए योग्य है। तो कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए, तो उस सदन का 10%, यानी उस सदन का जितना स्ट्रेंथ है, उस सदन में जितना सीट है उस सीट का 10% सीट अगर विपक्षी दल ने प्राप्त कर लिया हो तो उसे विपक्षी दल का दर्जा तब प्राप्त होगा 10% सीट जो है प्राप्त करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, अभी हमने पढ़ा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसी बॉडी है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक संस्था है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो भी लोक सेवक हैं यानी यूपीएससी या एसपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं उन अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। तो ये केंद्रीय जो है सतर्कता आयुक्त का जो है मुख्य काम होता है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है गैर संवैधानिक संस्था तो है ही। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत जो की गई है। तो चूँकि इस आयोग की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से की गई है, एक अधिनियम के माध्यम से की गई है, इसलिए यह एक कैसी संस्था है, तो यह एक सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी रहता है कि कैसी संस्था है, तो एक सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना जो है एक अधिनियम बना करके की जाती है, तो संस्था को जो है हम सांविधिक संस्था कहते हैं। तो यह एक सांविधिक संस्था है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। और इस केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि कौन किसका सही सम्मेलन है। ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ, समान नागरिक संहिता का संबंध किससे है, कृषि और पशुपालन, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किससे संबंधित है। यह मुख्यतः जो है जो मिलान करने के लिए दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उससे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो हम पहले DPSP को पढ़ लेते हैं, फिर हम मिलान कर लेंगे, इसका आंसर देख लेंगे। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 36 से 51 तक DPSP का वर्णन किया गया है। और DPSP जो है कहाँ से लिया गया है, कहाँ के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से जो है DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है लिया गया है। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि DPSP का उद्देश्य क्या है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। क्योंकि इसमें जो भी मुख्यतः कुछ अनुच्छेद दिया हुआ है, तो एक तो सामाजिक उद्देश्यों को स्थापित करता है, दूसरा जो है आर्थिक समानता, आर्थिक उद्देश्यों को भी जो है स्थापित करने का काम करता है। इसीलिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। और साथ ही साथ कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट भी स्थापित करता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है एग्जाम में हमेशा रहता है। तो कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना DPSP का क्या है, उद्देश्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। तो इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन हमने पढ़ा कहाँ है, 36 से 51 तक। तो हम 36 से 51 तक का एक जो है ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या है। मैं सिर्फ बोल देती हूँ, आप एक बार सुन लेंगे जिससे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आर्टिकल 36 में जो है 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। चूँकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, तो राज्य कौन होगा पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो राज्य की परिभाषा दी गई है जिसमें आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। अर्थात DPSP हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि हम इस DPSP को लागू करना ही है। 36 से 51 तक में जो भी कहा गया है उसका अगर जो हनन होता है तो हम उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार फंडामेंटल राइट को लेकर के हम जा सकते हैं, तो DPSP को लेकर के हम नहीं जा सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात न्यायालय में लेकर के इन चीज़ों को हम नहीं जा सकते अगर इन अधिकारों का हमारा हनन होता है। तो
और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो डीपीएसपी हैं वो राज्य को चलाने के लिए बस मूलभूत हैं, इसलिए राज्य जो है ये कानून निर्माण में इसका प्रयोग करे। तो ये कानून निर्माण या शासन प्रशासन के लिए मूलभूत हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को 3 तरह से बांट कर देखा जाता है, जो 36 से 51 है। डीपीएसपी को 3 तरह से हम बांट कर देखते हैं। हालांकि संविधान में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन रहता है कि कौन सा डीपीएसपी समाजवादी तत्व को स्थापित करता है, कौन सा ऐसा तत्व है जो है गांधीवादी, जो गांधीयन फिलॉसफी को जो है पूरा करता है, और कौन सा ऐसा तत्व जो है डीपीएसपी का उदारवादी या बौद्धिकवादी तत्वों को जो है पूरा करता है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछता है। तो समाजवादी का आर्टिकल क्या है? समाजवादी का आर्टिकल 38 है, 39 है, 39A है, इस तरह से जो है कुछ आर्टिकल है। वहीं गांधीवादी का जो है आर्टिकल 40 है, ग्राम पंचायत का गठन, 43 है, 48 है, पर्यावरण संरक्षण। वहीं उदारवादी अब देखें तो उदारवादी या बौद्धिकवादी क्या है? तो 44 है, यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल जो है 48 इसमें भी आता है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, ये सब उदारवादी या बौद्धिकवादी का जो है विशेषता है डीपीएसपी का। तो जो हम आर्टिकल 36 से 51 तक हम देख रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। 37 तक हमने देख लिया। 38 नंबर में क्या है कि राज्य है, 38 नंबर में क्या है कि राज्य लोक कल्याण के लिए जो है लोक कल्याण के लिए नीति निर्माण करेगा। लोक कल्याण के लिए नीति निर्माण आर्टिकल 38 में है। वहीं आर्टिकल 39 में क्या है? ये 39 में कहा गया है कि जो भी भौतिक संसाधन, जो भी रिसोर्सेज हैं राज्य के पास, उसका समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है राज्य करने का प्रावधान करेगा। वहीं 39A में जो है निःशुल्क विधिक सहायता जो है का प्रावधान किया गया है, जिसको किया 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, हमने बार बार पढ़ा है। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है आर्टिकल 40 में। 40 से बार बार क्वेश्चन रहता है, तो 40 ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया कि कुछ विशेष दशाओं में जो है काम, शिक्षा या फिर लोक सहायता पाने का अधिकार जो है तो ये आर्टिकल 41 में कहा गया। 42 में प्रसूति सहायता की व्यवस्था की गई है जो मात्र। वहीं 43 में जो है कर्मकारों के लिए उचित मजदूरी, जो भी वर्कर्स हैं उसके लिए जो है इक्वल वेजेज या बेजेज की व्यवस्था का प्रावधान जो है राज्य करे, यानी कि उचित मजदूरी की व्यवस्था के प्रावधान करे, ऐसा आर्टिकल 43 में कहा गया है। वहीं आर्टिकल 44 में क्या है? 44 से भी क्वेश्चन रहता है, चूँकि ये हमेशा करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहता है। यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता की बात की गई है कि जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान जो है कानून का निर्माण की व्यवस्था राज्य करे, तो ये आर्टिकल 44 में है। वहीं आर्टिकल 45 में क्या है कि 6 वर्ष तक का बच्चा जो है उसको जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये 45 में कहा गया है। 47 आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 47 में कहा गया है कि जो भी नुकसानदायक जो नशीली दवा है, ये शराब है, उसके प्रयोग पर प्रतिबंध। तो शराब जो है 47 में है। बिहार में इसी आर्टिकल 47 का यूज करके जो है शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है राज्य के द्वारा। तो 47 जो है नुकसानदायक नशीली दवा शराब के प्रयोग पर प्रतिबंध से संबंधित है। आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? तो कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बात करने की व्यवस्था जो है राज्य के द्वारा की जाए, ऐसा कुछ कहा गया। तो ये आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 48 जो है 48A किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण और वन्य प्राणियों के संरक्षण व संवर्धन की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाए, ये आर्टिकल 48 में कहा गया है। वहीं 49 में क्या कहा गया है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उन स्मारकों का संरक्षण प्रदान करना, 49 इससे संबंधित है। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना, यानी कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, ये आर्टिकल 50 में है। वहीं आर्टिकल 51 में क्या है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है उसमें अभिवृद्धि को सुनिश्चित करना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है आर्टिकल 51। अब हम ऑप्शन का मिलान कर लेते हैं, अब हमें आसानी होगी। तो पहला नंबर क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। तो अभी हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत का गठन कहाँ है? तो आर्टिकल 40 में है, यानी 1 का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, जो एक गांधीवादी फिलॉसफी है। वहीं समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44
वहीं आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता जो है किस में बात की गई है, तो आर्टिकल 44 में की गई है, अनुच्छेद 44 में की गई है, जो कि एक उदारवादी या बौद्धिकवादी विशेषता है डीपीएसपी का। तीसरा क्या है, कृषि और पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन जो है आर्टिकल 48 में कहा गया है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन जो कि गांधीवादी और उदारवादी दोनों फिलॉसफी से संबंधित है। वहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण ये कहाँ कहा गया है, तो ये आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है अपना अलग अलग काम करे, दोनों का पृथक्करण जो है राज्य के लिए आवश्यक है, राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये आर्टिकल 50 में कहा गया और आर्टिकल 50 जो है एक उदारवादी या बौद्धिकवादी जो है विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। तो आंसर ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और जो है डी का 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अब आगे के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारा यह जो प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो है मुझे और अधिक मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।